हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इनेक्टिंग द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972? 1972 जो ग्रेच्युटी एक्ट है उसका पर्पस क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे टू प्रोवाइड अ स्कीम फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टू एम्प्लॉइज। तो इसका क्या है, जो कर्मचारी है उनको ग्रेच्युटी का भुगतान की एक योजना प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का उद्देश्य उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान प्रदान करना है जो कारखानों, फैक्ट्रीज में, माइंस में, ऑयल फील्ड्स में और प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवे कंपनीज, शॉप्स और अदर इस्टेब्लिशमेंट्स में जहां वो काम कर रहे हैं उनको ग्रेच्युटी की स्कीम प्रोवाइड कराना है। यह अधिनियम सेवानिवृत्त, रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने, रेजिग्नेशन पर कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, टू विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एक्सटेंड? तो ये जो एक्ट है कहाँ तक लागू है? तो ये पूरा होल इंडिया पे लागू है। और पहले जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर था, तो वो चीज़ अब नहीं आएगी ना, तो पूरे भारत पे ये लागू है। सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के अनुसार यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन जम्मू और कश्मीर के बागानों और बंदरगाहों पर लागू नहीं था। हालांकि 2019 के संविधान संशोधन के बाद अब इस अधिनियम को पूरे भारत पर लागू हो चुका है। तो यहाँ जो ये है ये नहीं आएगा, सिर्फ पूरे भारत पे लागू है, ये माना जाएगा। नेक्स्ट है, टू विच एस्टेब्लिशमेंट डज द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई? तो ये कहाँ, मतलब जो ये ग्रेच्युटी एक्ट है कहाँ कहाँ अप्लाई होगा ये पूछा गया है। तो ये एवरी फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, इन सब पर लागू होगा। तो सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 में इसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट पर ये एप्लीकेबल है। फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवे कंपनीज, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ किसी भी समय 10 या अधिक कर्मचारी के, मतलब ऐसी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हो। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई नोटिफाई कर रखा है किसी एस्टेब्लिशमेंट को तो वहाँ पर भी ये लागू होगा। नेक्स्ट है, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ शॉप और एस्टेब्लिशमेंट falls below 10 will the payment of gratuity act 1972 still apply? तो यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे बोला गया था 10 या 10 से ज़्यादा अगर कर्मचारी कार्यरत है तो वहाँ ग्रेच्युटी एक्ट लगेगा जहाँ पे भी शॉप और एस्टेब्लिशमेंट है। अब यहाँ पूछा गया है कि अगर वो एक बार तो 10 वाले क्राइटेरिया में आ गया था, लेकिन अब वो वापस से कम हो गए, 10 से कम हो गए एम्प्लॉयज़, तो क्या ये फिर भी लागू होगा? तो हाँ, एक बार ये अप्लाई हो जाता है, भले ही फिर अब उसमें कर्मचारी कम हो गए हो तो ये लागू रहेगा। तो यस, वंस अप्लाइड द एक्ट विल कंटिन्यू टू अप्लाई। सेक्शन 1 सबसेक्शन 3A में बोला गया है कि यदि किसी दुकान या प्रतिष्ठान, शॉप और एस्टेब्लिशमेंट पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एक बार लागू हो जाता है तो भले ही कर्मचारियों की संख्या 10 से कम हो जाए, यह अधिनियम लागू ही रहेगा। यह प्रावधान कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट मतलब कब लागू हुआ था ये पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सी डेट है? तो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी तिथि को, यहाँ पे जो केंद्र सरकार ने अधिसूचित की थी डेट, उस तारीख को लागू हुआ है ये। सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 में ये बोला गया है कि नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट को द्वारा जो नोटिफाई किया गया है वो। What does completed year of service means under the payment of gratuity act 1972? तो पूछा है कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या है ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत। तो इसका मतलब जो है कि कंटिन्यूस सर्विस फॉर 1 ईयर, मतलब कम से कम 12 महीने के लिए उसने बिना किसी रुकावट के काम किया हो, है ना। तो ग्रेच्युटी एक्ट लगने के लिए कम से कम 12 महीने उसने काम किया हो। तो एज पर सेक्शन 2B द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मीन्स कंटिन्यूस सर्विस फॉर 1 ईयर, है ना। तो 1 ईयर की पूरी सर्विस कंटिन्यू की है। दिस मीन्स एन एम्प्लॉय मस्ट हैव वर्कड कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 12 मंथ विदाउट अ सिग्निफिकेंट ब्रेक टू बी एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी बेनिफिट। तो उसको कम से कम 12 महीने तो उसको काम कंटिन्यूस किया हो बिना किसी ब्रेक के।
Under the Payment of Gratuity Act, which of the following is not included in the definition of the employee? एम्प्लॉय के तहत किसको नहीं लिया गया है? तो जो ट्रेनीज वगैरह होते हैं ना, जो अप्रेंटिस होते हैं ना, उनको नहीं लिया जाता है. तो पर्सन वर्किंग इन अ फैक्ट्री ये आएगा, शॉप में काम करने वाला, माइन में काम करने वाला आएगा, लेकिन ये जो अप्रेंटिस है वो नहीं आएगा. तो सेक्शन 2E ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, एन एम्प्लॉय इज एनीवन एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस हु वर्क्स फॉर वेजेस, जो वेजेस के लिए काम कर रहा हो, फैक्ट्री, माइन, oil field, plantation, port, railway, company, shop or other establishment covered under this act. और जो अप्रेंटिस के लिए बोला गया है कि अप्रेंटिस आर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड एज दे आर कंसिडर्ड ट्रेनीज, क्योंकि वो ट्रेनीज के रूप में लिया जाता है. Who is considered an employer under the Payment of Gratuity Act for a government establishment? गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए एम्प्लॉयर कौन होगा? तो जो द पर्सन और अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर सुपरविजन, जो सुपरविजन के लिए गवर्नमेंट ने जिसको अपॉइंट किया है वो पर्सन. एज पर सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज एफ के फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि एन एम्प्लॉयर इन अ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट इज द पर्सन और अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयज. ठीक है, तो ऐसे कोई भी अथॉरिटी या पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, सुपरविजन के लिए और एम्प्लॉय पर कंट्रोल करने के लिए ऑथराइज किया. इफ नो सच पर्सन इज अपॉइंटेड, द हेड ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, तो अगर नहीं अपॉइंट किया है तो जो हेड होगा उस कंसर्न मिनिस्ट्री का या डिपार्टमेंट का, वो एम्प्लॉयर माना जाएगा. नेक्स्ट है, हु इज नॉट कंसिडर्ड अ फैमिली मेंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट. तो हर सिस्टर, उसकी सिस्टर को नहीं माना जाएगा. ठीक है, तो हस्बैंड, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ये सब उसकी फैमिली में इंक्लूड होगा. तो सेक्शन 2 क्लॉज एच में बोला गया है, फैमिली फॉर अ फीमेल एम्प्लॉय इंक्लूड्स हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन, मैरिड, अनमैरिड, जो मतलब उसके चिल्ड्रन जो है मैरिड हो या अनमैरिड हो, हर डिपेंडेंट पेरेंट्स, हर हस्बैंड्स डिपेंडेंट पेरेंट्स, द विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ हर predeceased son. A sister is not included in the definition of family under this act. Which act defines the terms factory referred in the Payment of Gratuity Act? तो जो फैक्ट्री एक्ट 1948 में डिफाइन किया है. एज पर सेक्शन 2G ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, द टर्म फैक्ट्री हैज द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन सेक्शन 2M ऑफ द फैक्ट्री एक्ट. द फैक्ट्री एक्ट डिफाइंस अ फैक्ट्री एज एनी premises where manufacturing is carried out with the aid of power and employs 10 or more workers, or where 20 or more workers are employed without power. ठीक है, अगर पावर यूज कर रहे हैं, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पावर है ना, तो वहाँ पर क्या है, 10 एम्प्लॉय होना चाहिए. और विदाउट पावर वाली जो फैक्ट्री है उसमें 20 जो एम्प्लॉयज़ होंगे. तो ऐसे प्रेमाइसेस को क्या बोला जाएगा, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, फैक्ट्री कहा जाएगा. Under the act, which of the following correctly defines an employer in the relation to the factory, mine, oil field, plantation, port, railway, company or shop? So the person और अथॉरिटी हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द एस्टेब्लिशमेंट, तो ऐसा पर्सन एम्प्लॉयर कहलाएगा. एज पर सेक्शन 2F ऑफ द एक्ट, एन एम्प्लॉयर इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. तो एम्प्लॉयर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके टाइप के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर बताया गया, डिफाइन किया है. इफ बिलोंग्स टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है तो एम्प्लॉयर इज द अपॉइंटेड अथॉरिटी. ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करता है एस्टेब्लिशमेंट, तो वहाँ पे अपॉइंटेड अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने किया है. इफ नो अथॉरिटी है, अगर कोई अथॉरिटी नहीं है तो कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का हेड हो जाएगा. इफ द बिलोंग्स टू अ लोकल अथॉरिटी है तो एम्प्लॉयर इज अपॉइंटेड ऑफिसर और द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द लोकल अथॉरिटी. ठीक है, तो फिर ऐसा पर्सन एम्प्लॉयर होगा जो अपॉइंट किया हो इस चीज़ के लिए. और अगर नहीं है तो फिर वहाँ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा लोकल अथॉरिटी का, वो. और इफ एनी अदर केस, द एम्प्लॉयर इज द पर्सन और अथॉरिटी हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द एस्टेब्लिशमेंट. और इसके अलावा मतलब जो दूसरी फैक्ट्रीज वगैरह, ये तो गवर्नमेंट के केस में है ना, और ये लोकल अथॉरिटी. इसके अलावा जितने भी एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्रीज और ये है, उसके केस में बोला गया है कि जिसका कंट्रोल है, अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द एस्टेब्लिशमेंट, विच में इंक्लूड अ मैनेजर भी आ जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर भी आ जाएगा. अगर ऐसा किसी नाम से डेजिग्नेटेड है कोई पर्सन तो वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए.
Which of the following statement is true regarding the definition of family under the act? इट इंक्लूड्स ओनली द स्पाउस चिल्ड्रन ऑफ द ओनली, जहाँ पे जनरली ना जो भी ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसमें ओनली आगे जाता है तो वो बहुत रेयर केस में होता है कि वो आंसर होगा। तो यहाँ पे क्योंकि बोला इट इंक्लूड्स ओनली स्पाउस, तो ओनली नहीं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में और भी है। इट एक्सक्लूड डिपेंडेंट पेरेंट्स, नहीं, उसको एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। इट इंक्लूड्स डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ बोथ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, हाँ तो ये एक है इसमें। इट डज नॉट इंक्लूड लीगली अडॉप्टेड, तो डज नॉट की बात करें तो यहाँ राइट आंसर सी होगा। सेक्शन 2H में बोला गया है फॉर अ मेल एम्प्लॉय हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, मैरिड, अनमैरिड, हिज डिपेंडेंट पेरेंट, द डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हिज वाइफ and the widow and children of his predeceased son. For a female employee, herself, her husband, her children, married, unmarried, her dependent parent, the dependent parents of her husband, and the widow and children of her predeceased son. ठीक है, तो ये सब इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट है if an employee adopts a child under the personal law applicable to them, how will the child be considered under the definition of family? अगर पर्सनल लॉ के तहत अगर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया किसी एम्प्लॉय ने, तो वो उसको फिर फैमिली में कैसे इंक्लूड किया है, तो द अडॉप्टेड चाइल्ड विल बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द फैमिली, तो उसको फैमिली माना जाएगा एज पर द एक्सप्लेनेशन क्लॉज सेक्शन 2 सब क्लॉज एज के इसमें बोला है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है कि इफ एन एम्प्लॉय लॉफुली अडॉप्ट अ चाइल्ड, द चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ देयर फैमिली, तो उसको फैमिली का ही पार्ट माना जाएगा। ठीक है। However, if the employee's biological child is legally adopted by another person, that child will no longer be considered part of the employee's family. अब उसका कोई biological child था, उसको किसी और ने adopt कर लिया, legally adopt किया, तो फिर वो इसकी उसमें consider नहीं होगा family में। Under the act, who is not considered an employee, है ना, तो employee को नहीं consider किया गया है, तो वो है apprentice, working under training। 2E में इसको बोला गया, एक्सप्रेसली बताया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एन एस्टेब्लिशमेंट अंडर द एक्ट। तो अंडर एस्टेब्लिशमेंट में तो रेलवे कंपनी को लिया गया है, फैक्ट्री कवर्ड जो अंडर फैक्ट्री एक्ट है उसको लिया गया है। ठीक है। प्राइवेट हाउस होल्ड एम्प्लॉय, डोमेस्टिक वर्कर्स ये नहीं है। अब पोर्ट ऑपरेटेड अंडर द स्टेट, तो ये भी लिया गया, तो इसमें प्राइवेट हाउस होल्ड एम्प्लॉय डोमेस्टिक इसको नहीं लिया गया। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म रिटायरमेंट मीन अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ग्रेच्युटी एक्ट में रिटायरमेंट से क्या आशय लिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय अदरवाइज देन ऑन सुपरएनुएशन, कर्मचारी की सेवा समाप्ति जो अधिकतम सेवानिवृत्ति से अलग हो। ठीक है, तो उसको रिटायरमेंट कहा जाता है। सेवानिवृत्ति हो गई, उसका खत्म हो गई सर्विस। ठीक है। और as per section 2Q of the payment of gratuity act, retirement means the termination of service by any means other than superannuation if an employee leaves service due to reason like resignation, dismissal, medical grounds not reaching the superannuation age, it will be considered retirement under this act. Next, what does superannuation means in relation to an employee under the payment of gratuity act, है ना। अधिवार्षिकता का क्या अर्थ है, तो इसका अधिवार्षिकता का अर्थ हो जाएगा कि अटेनमेंट ऑफ एज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस कंडीशन, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में जो सेवा की शर्तें थी उसमें जो आयु बताई गई है वहाँ तक उसने प्राप्त कर लिया है, तो वो सुपरएन्युएशन होता है कि उस एज तक पहुँच गया है। सेक्शन 2 क्लॉज आर में बोला गया है कि सुपरएन्युएशन मीन्स द एज एट विच द एम्प्लॉय मस्ट रिटायर एज पर द सर्विस कंडीशन और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस कंडीशन के तहत उसने रिटायरमेंट पा लिया है क्योंकि वो उस एज तक पहुंच गया है जो उस कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया। जनरली प्री डिटरमाइन एज लाइक 58 और 60, जनरली इतनी एज होती है जब एम्प्लॉय को छोड़ना होता है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, तो इसमें से वेजेस में किस किस को मतलब इंक्लूड किया है।
तो बोनस को नहीं किया है, रेंट हाउस अलाउंसेस ओवर टाइम को इनको नहीं किया है, डीएनएस अलाउंसेस को किया गया है। तो सेक्शन 2S of the Payment of Gratuity Act, wages include all earning paid in cash while on duty or leave, including DNS allowances. However, it does not include bonus, commission, house rent allowances or overtime wages. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।